हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 8 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट रिलेटेड टू महाराष्ट्र असेंबली। रिसेंटली महाराष्ट्र असेंबली में 12 एमएलएज को सस्पेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो जैसे सेंट्रल लेवल पर देश में पार्लियामेंट है, वैसे ही स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। इसीलिए पार्लियामेंट को बाई कैमरियल भी बोलते हैं। बाई का मतलब 2, कैमरियल का मतलब 2 चैम्बर्स, 2 हाउसेस। ऐसे ही स्टेट्स में भी 2 हाउसेस हो सकते हैं। एक हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि है सिमिलर टू लोकसभा, और दूसरी चैम्बर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सिमिलर टू राज्यसभा। नाउ ये जो सेकंड चैम्बर है ये सिर्फ कुछ स्टेट्स में है। ये एज ऑफ नाउ 6 स्टेट्स में है। मोस्टली स्टेट में सिर्फ एक हाउस है। रिसेंटली महाराष्ट्र न्यूज में था क्योंकि महाराष्ट्र में 12 एमएलए का फुल फॉर्म क्या हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो एलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे उनको बोला जाएगा एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 12 एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया। इसके कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल 208। आर्टिकल 208 ये स्पेसिफाई करता है कि किसी भी हाउस में रूल्स क्या होंगे। आर्टिकल 208 है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में बताता है। यानी स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो इस कंटेक्स्ट में रूल्स बना सकता है कि उसमें बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा। जब तक ऐसे रूल्स नहीं बनाए जाएं तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो रूल्स थे, यानी जो प्रोविंसेस थी उनमें जो उस टाइम पर रूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने से पहले, वो रूल कंटिन्यू हो सकते हैं विद मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशंस as made by the Speaker of Legislative Assembly और Chairperson of Legislative Council। पहला पॉइंट का मतलब यह है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, वो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में बिजनेस कैसे होगा इसके बारे में रूल बना सकते। सेकंड पॉइंट है वो ये स्पेसिफाई करता है कि अगर रूल नहीं है, यानी जब तक ऐसे रूल बनाए जाते हैं तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो रूल्स थे वो यूज में लिए जा सकते हैं और उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी की जा सकती हैं। और ये मॉडिफिकेशंस किसके थ्रू होंगी? लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर के थ्रू होंगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में चेयरपर्सन के थ्रू होंगी। जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस स्टेट में गवर्नर स्पीकर के साथ कंसल्ट करके और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन के साथ कंसल्ट करके रूल्स बना सकते हैं। नाउ 2 टर्म्स यहाँ पर बार बार यूज की गई है, चेयरपर्सन और स्पीकर। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर टर्म यूज होती है और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में चेयरपर्सन टर्म यूज होती है। नेक्स्ट रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी स्टेट में 2 हाउसेस हो सकते हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। थोड़े दिन पहले वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे जिनमें ममता बनर्जी इलेक्शंस में अपनी सीट नहीं जीत पाई थी। वो एक अलग मैटर है कि वो बाद में इश्यू कोर्ट में ले जाया गया। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी तब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, लेकिन आर्टिकल 164 के तहत कोई भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है विदाउट बीइंग मेंबर। कंडीशन ये है कि अगले 6 मंथ्स में उनको मेंबर बनना है। जैसा कि अभी हमने देखा था उत्तराखंड के केस में कि वहां के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज वो मेंबर नहीं थे और अभी इलेक्शंस की भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। सिमिलरली केस है वेस्ट बंगाल में जहां पर इलेक्शन डिले हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड। इसीलिए वहां की स्टेट असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होने का फायदा क्या है? इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब है बिना इलेक्शन के भी मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर अगर बन गए तो फिर उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 169। ये है रिलेटेड टू अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। इसके लिए करना क्या होगा? आर्टिकल 169 के तहत स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। रेजोल्यूशन होना चाहिए, टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी, मान लीजिए टोटल 100 मेंबर हैं तो 51 मेंबर्स को इसके फेवर में होना चाहिए, और उस टाइम पर जो प्रेजेंट इन वोटिंग है उनकी 2/3 मेजोरिटी। टोटल मेंबरशिप तो 100 है, लेकिन मान लीजिए अभी जिस टाइम पर ये रेजोल्यूशन पास हुआ उस टाइम पर असेंबली के मेंबर्स सिर्फ से 60 हैं, तो इनका 2/3
इसके फेवर में होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट इस चीज को अप्रूव करेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती हैं इनको सिंपल वे में अबोलिश भी किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ 6 स्टेट्स में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये स्टेट कौन कौन से हैं? 2 हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। नेक्स्ट रिलेटेड टू कोल प्रोडक्शन। सो रिसेंटली कोल मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है। उसके हिसाब से लास्ट ईयर में कोल प्रोडक्शन में 2% की गिरावट आई है। टोटल कोल प्रोडक्शन था 716 मिलियन टन्स। और इससे रिलेटेड कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके लिए एग्जैक्ट नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कुछ ट्रेंड्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नॉन कोकिंग कोल है उसका प्रोडक्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू कोकिंग कोल। सेकंड जो ट्रेंड है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो प्रोडक्शन था वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट। इनफैक्ट मेजोरिटी है वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा है। जो आउट ऑफ 716, 685 तो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही है और रिमेनिंग 30 मिलियन टन है वो प्राइवेट सेक्टर के। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन किया है, फॉलोड बाय ओडिशा, मध्य प्रदेश। कोकिंग कोल के प्रोडक्शन की बात करें तो कोकिंग कोल के प्रोडक्शन में झारखंड टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट रिलेटेड टू MSME सेक्टर। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो रिटेलर्स हैं और होलसेल ट्रेडर्स हैं उनको MSME कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। सो इसी के कंटेक्स्ट में अब ये सेक्टर है वो RBI की जो PSL नॉर्म्स है, PSL का मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है, उनका बेनिफिट ले पाएंगे। PSL का मतलब क्या है? PSL का मतलब है कि ये वो सेक्टर है जहां पर बैंक्स को लोन देना मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है? ये सेक्टर्स हैं ये उतने प्रॉफिटेबल नहीं है बैंक्स के लिए, तो बैंक्स इन सेक्टर्स में लोन देना प्रेफर नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस वो कॉर्पोरेट्स को लोन देना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर उनके पास रिस्क कम है और उनकी प्रॉफिट मार्जिन सही है। लेकिन इन सेक्टर्स के लिए लोन भी जरूरी है, तो इसीलिए RBI ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि इन सेक्टर्स को लोन देना मैंडेटरी है बैंक्स के लिए। ये सेक्टर कौन कौन से हैं? ये हैं एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर सेक्टर्स। इनफैक्ट स्टार्टअप्स और CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स है, इनको भी PSL कैटेगरी में रिसेंटली शामिल किया गया है। इसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें भी सब कैटेगरीज हैं। अब ये डेटा RBI की वेबसाइट से लिया गया है, हो सकता है इसमें बाद में कुछ चेंजेस हो, सो आप इसको प्लीज वेरीफाई करिए। टोटल जो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना है वो 40% है। उस 40% में से 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस को देना है और 10% वीकर सेक्शन को देना है। ये मैंडेटरी है। अच्छा, PSL नॉर्म्स क्या फॉरेन बैंक्स पर भी लगती हैं? सो एज स्पेसिफाइड हेयर कि फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उनके लिए ये 40% की नॉर्म एप्लीकेबल है। हालांकि ये सब कैटेगराइजेशन है, ये उन पर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट रिलेटेड टू सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट। IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं ये एक्चुअल में है क्या। सेक्शन 66 का सिंपलेस्ट टर्म में बात करें तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन आपने कुछ भी ऑफेंसिव मैसेज सेंड किया या कुछ भी ऑफेंसिव मैसेज पोस्ट किया, उसके लिए आपको पनिशमेंट हो सकती है, इंक्लूडिंग जेल अप टू 3 years। सिंपलेस्ट टर्म में ये इसका मतलब है कि आपने कुछ भी ऑनलाइन ऑफेंसिव कमेंट किया या पोस्ट किया, कुछ भी किया। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वर्ड मैंने बोला है ऑफेंसिव, ये सब्जेक्टिव है। आपके लिए कुछ भी ऑफेंसिव हो सकता है जो दूसरे पर्सन के लिए ऑफेंसिव ना हो। तो इसकी वजह से इस एक्ट के थ्रू काफी मिसयूज होने लगा। उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19 के खिलाफ है। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और इसको 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। केस का नाम है श्रेया सिंघल केस। कुछ जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के वो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। जैसे श्रेया सिंघल केस है वो रिलेटेड टू सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट है। पुट्टुस्वामी वर्डिक्ट है वो रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी है। ओके, सो ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी भी इस सेक्शन के तहत लोगों को बुक किया जाता है। बुक करने का मतलब क्या है कि लोगों के खिलाफ
केस फाइल किया जाता है पुलिस के द्वारा इस सेक्शन के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है कि 6 साल हो गए हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, फिर भी इसके तहत केस कैसे फाइल किया जा सकता है। सो ये एंटायर इश्यू था। नेक्स्ट है रिलेटेड टू राइगू। सो ये एस्ट्रॉइड का नाम है और इस एस्ट्रॉइड के लिए JAXA जापान की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने स्पेसक्राफ्ट भेजा था हायाबुसा 2। ये स्पेसक्राफ्ट इस एस्ट्रॉइड से सैंपल लेके आया और अब ये सैंपल JAXA ने नासा को शेयर किए हैं इन पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और फर्दर एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। सो इसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली राइगू वाज इन न्यूज, इट इज एस्ट्रॉइड। सेकंड थिंग आपसे पूछा जा सकता है कि हायाबुसा 2 जो मिशन है वो किस स्पेस एजेंसी का है। सो ये जापान की स्पेस एजेंसी JAXA का एक मिशन था। किसके लिए? फॉर एस्ट्रॉइड राइगू। और रिसेंटली जापान ने इस एस्ट्रॉइड से जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उनको नासा के साथ शेयर किया है। हायाबुसा 2 की बात करें तो ये एस्ट्रॉइड पर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था जापान की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के द्वारा। नेक्स्ट रिलेटेड टू ONDC प्रोजेक्ट। ONDC का फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सो रिसेंटली DPIIT का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंट की है ONDC प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए। ONDC का फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एडवाइजरी काउंसिल किन्होंने अपॉइंट की है? DPIIT ने। DPIIT कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। सो इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस है उसको बेहतर बनाना। कैसे? ई कॉमर्स के जो प्रोसेस है उनको ओपन सोर्स करना। ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी इसको असेस कर सकता है। सो इससे मोनोपोली नहीं होगी। मोनोपोली का मतलब है किसी एक कंपनी का डोमिनेंस। इस एडवाइजरी काउंसिल की बात करें तो ये एक 9 मेंबर काउंसिल है और इसमें मिस्टर नंदन नीलेकनी, मिस्टर RS शर्मा भी मेंबर्स हैं। मिस्टर RS शर्मा प्रेजेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO हैं। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। इसके अलावा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसके लिए भी ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ONDC प्रोजेक्ट का? ई कॉमर्स में डोमिनेंस को कम करना, ई कॉमर्स में जो कंपनीज की मोनोपोली है उसको कम करना। इसके लिए एडवाइजरी काउंसिल किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने सेटअप की है? सो ये DPIIT ने सेटअप की है जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। और इस प्रोजेक्ट को ONDC प्रोजेक्ट को QCI के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। QCI क्या है? यह है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये 1997 में सेटअप की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। QCI की बात करें तो ये ऑटोनोमस बॉडी है सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशंस मेजर एंटिटी हैं। एक है एसोचैम जो कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। सेकंड है CII जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है और थर्ड है FICCI जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। सो 4 मेजर एंटिटी कौन सी है? एक है कॉमर्स मिनिस्ट्री, दूसरी है एसोचैम, तीसरी है CII और चौथी है FICCI। नेक्स्ट रिलेटेड टू ताल वोल्केनो। सो ये फिलीपींस में है और रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन के कारण न्यूज में थी। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये है फिलीपींस और ये है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये है साउथ चाइना सी, ये है फिलीपींस सी, ये है हांगकांग, ये है ताइवान, ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है हरित धारा। सो ये एनिमल्स यानी पशुओं के लिए चारा है और इसकी खास बात क्या है कि इससे मीथेन है उसके एमिशन को कम किया जा सकेगा और इसको तैयार किया है ICAR। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो ये एनिमल फीड स्टॉक है जिसको ICAR ने तैयार किया है। इसकी खास बात यह है कि ये एंटी मिथेनोजेनिक है। एंटी मिथेनोजेनिक का मतलब है मीथेन के एमिशन को कम करेगा। इसके अलावा ये मिल्क प्रोडक्शन को भी बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है खादी प्राकृतिक पेंट। सो ये इंडिया की पहली और ओनली पेंट है जो कि काऊ डंग से बनी है यानी गाय के गोबर से बनी है और रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि जो MSME मिनिस्टर हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। MSME मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी। एक्चुअली जो खादी प्राकृतिक पेंट है वो KVIC का प्रोजेक्ट, KVIC है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और KVIC की जो नोडल अथॉरिटी है वो है MSME मिनिस्ट्री। प्रेजेंट MSME मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी
वो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी। नेक्स्ट है म्यांमार मिलिट्रीज 4 कट स्ट्रेटजी। सो एग्जाम में सिर्फ आपसे इतना पूछा जा सकता है कि 4 कट स्ट्रेटजी किस देश से रिलेटेड है। सो ये म्यांमार से रिलेटेड है। नेक्स्ट जेम्स एंडरसन, वो एक क्रिकेटर हैं और वो इंग्लैंड से हैं। रिसेंटली वो न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स ली है। नेक्स्ट है दिलीप कुमार, सो वो एक लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर थे। रिसेंटली वो न्यूज में थे क्योंकि उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली नई मिनिस्ट्री बनाने का डिसीजन लिया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना। ये सेकंड मिनिस्ट्री है जो गवर्नमेंट ने नई बनाई है। इससे पहले गवर्नमेंट ने जल शक्ति मिनिस्ट्री भी बनाई थी। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट की सेकंड नई मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट रिलेटेड टू एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। सो ये अवार्ड दिया गया कोरियन एयर को। नेक्स्ट है हरिभंग मैंगोस। सो ये बांग्लादेश ने इंडिया को गिफ्ट किए। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए ये मैंगोस गिफ्ट किए हैं। सो एग्जाम में आपसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मत्स्य सेतु, मत्स्य यानी फिशरीज। सो रिसेंटली ये फिशरमैन के लिए एक ऑनलाइन मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अच्छा, फिशरीज जो सेक्टर है उसके डेवलपमेंट, ओवरऑल वाटर रिसोर्सेज है उनके डेवलपमेंट के लिए अपने देश में है ब्लू रिवॉल्यूशन। इसके अलावा फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। सो डेयरी और फिशरी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो इस मिनिस्ट्री के अंडर में आएंगे। कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ऑप्शन दिया जा सकता है या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ऑप्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। सो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर पॉलिसी अनाउंस की है। इसके अलावा रिसेंटली दिल्ली एक और इवेंट के कारण न्यूज में था क्योंकि DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने इंडिया का पहला फास्टैग और UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी लॉन्च किया है। मतलब क्या है इस चीज का? जब भी आप पार्किंग फैसिलिटी को यूज करते हैं तो आप मैनुअली पैसे पे करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपकी गाड़ी पर जो फास्टैग लगा हुआ है उससे पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे और आप पार्किंग फैसिलिटी यूज कर पाएंगे DMRC की, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की। तो ये इंडिया का पहला फास्टैग बेस्ड और UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अनाउंस किया है कि फ्रॉड मैसेजेस SMS के थ्रू जो फ्रॉड मैसेज आते हैं ना मार्केटिंग के, अगर कोई एंटिटी बार बार ऐसे मैसेजेस भेजेगी तो उन पर 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है आफ्टर 50 सच वायलेशंस। नेक्स्ट है मिस्री वैरायटी ऑफ चेरीज। सो ये कश्मीर की एक स्पेशल वैरायटी है और रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि अब इनको दुबई एक्सपोर्ट किया जाएगा चेरी की इन वैरायटीज को। नेक्स्ट है कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन। सो ये रिपोर्ट रिलीज की है SBI ने और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सितंबर मंथ में 3rd वेव का पीक आ सकता है। सो अभी जो लोग वापस से नॉर्मल हुए हैं, नॉर्मल इन द सेंस केयरलेस हुए हैं कि मास्क नहीं पहनना है, सो इस रिपोर्ट के हिसाब से नेक्स्ट वेव जल्दी ही आने वाली है। सो प्लीज मेक श्योर आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेट करवाइए और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको सीरियसली फॉलो करिए। नेक्स्ट है पोस्ट पेड मिनी। सो ये पेटीएम ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्मॉल टिकट लोन्स को प्रोवाइड करना। सो इसमें 250 से लेकर 1,000 रुपए तक का लोन डायरेक्टली अवेलेबल है और लोन को 30 डेज में रीपेमेंट किया जाएगा विद 0% इंटरेस्ट, यानी कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप इसको 30 दिन में रीपे करते हो। नेक्स्ट है सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स। सो रिसेंटली इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी क्लासरूम्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स एंड न्यूज आर्टिकल्स। आज कोई टेस्ट नहीं होगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।